Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. ठीक है, चलो. So let's start. So we'll be starting with graphology. ग्राफोलॉजी को हम हैंडराइटिंग एनालिसिस भी बोलते हैं. ठीक है. तो ग्राफोलॉजी इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द हैंडराइटिंग. अब पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हैंडराइटिंग होता क्या है. आज हम थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे. आई थिंक आज और कल ये 2 दिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा और उसके बाद की जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो सारी प्रैक्टिकल रहेंगी. ठीक है. जहां भी डाउट होगा Yes, ma'am. अनम्यूट करके पूछ लेना. ठीक है ना. चलो, व्हाट इज हैंडराइटिंग. हैंडराइटिंग क्या होता है. अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये मोटर रिफ्लेक्स है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जिसके लिए न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल चाहिए होता है. तो इट इज नथिंग बट अ मोटर रिफ्लेक्स. ठीक है. हैंडराइटिंग को हमारे सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म बोला गया है ब्रेन फंक्शन का. इसको ट्रेन्ड हैंड की जरूरत होती है. ठीक है. सो हैंडराइटिंग इज व्हाट अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेल्स. लोग पूछते हैं ना कि ग्राफोलॉजी में क्या सीखते हैं या फिर इसका क्या फायदा है सीखने का. तो हमारी जो हैंडराइटिंग है वो हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है. तो हम एक इंसान का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पर्सनालिटी जो भी है वो सब हम ग्राफोलॉजी से बता सकते हैं. राइट. ठीक है. फिजिकल एस्पेक्ट कैसे है. हमारा ब्रेन है वो सिग्नल्स भेजता है नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हाथ को, हमारे फिंगर्स को. और उससे क्या होता है, हमारा जो पेन है और जितना हम प्रेशर डाल रहे हैं, सारा वो चीजें हमारे ब्रेन कंट्रोल करती है. हमारी मसल्स हमारे ब्रेन कंट्रोल करती है. सबका लिखने का तरीका अलग होता है, सबका प्रेशर का तरीका अलग होता है. तो इस तरह से वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट डिटरमाइन करता है. ठीक है. सोशल एस्पेक्ट हम इसमें देखेंगे फॉर्मेशन से, स्पेसिंग में. ठीक है. इमोशनल एस्पेक्ट हम देखेंगे कि सामने वाले का मूड कैसा रहता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है. ठीक है. ये सब चीजें हम आगे आगे करते जाएंगे. दिस वाज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की हैंड राइटिंग क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू व्हाट ग्राफोलॉजी इज. So the term graphology was coined from graph and logy. ग्राफ का मतलब हैंडराइटिंग होता है और लॉजी का मतलब स्टडी होता है. ये जो हमारी टर्म है ग्राफोलॉजी, ये एक फ्रेंच मॉन्क ने दी थी जिसका नाम एबे मिशन था. और ये ग्राफोलॉजी एज अ साइंस 1871 से चलती आ रही है. ठीक है. इसको हम हैंडराइटिंग एनालिसिस भी बोलते हैं. और ग्राफोलॉजी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है. प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है. अनकॉन्शियसली हम अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं. तो उसको स्टडी करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज करते हैं. इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते बट हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है. सो दैट इज ग्राफोलॉजी. Graphology is widely accepted as additional diagnostic tool by psychologists and psychiatrists who have found it as helpful as Rorschach ink blot test. तो हमारी साइकोलॉजी में, I am from psychology background, ठीक है, myself, I am still pursuing my education in this field. तो हमारी साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट. इससे हम ये जब टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, इससे हमें हमारे क्लाइंट की, हमारे पेशेंट की पर्सनालिटी पता चलती है. हिडन मोटिव्स, हिडन डिजायर्स, हिडन ट्रेट्स पता चलते हैं. और क्लाइंट को पता भी नहीं होता है बट वो बातों बातों में अपने रिस्पॉन्सेस से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है. सेम चीज हमारी ग्राफोलॉजी में होती है. क्लाइंट को नहीं पता होता कि हम उसके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हैं उसकी हैंडराइटिंग से. ठीक है. एनी डाउट स्टिल हियर. No, ma'am. ठीक है. I लेट्स have जस्ट also
सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कुछ Like, बोला? my graduation from psychology. हाँ जी. I'm also from psychology background. यू आर ऑल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी नहीं आ बैकग्राउंड. रहा है? Yes, ma'am. ओ दैट्स ग्रेट. लाइक मास्टर्स करा है, बैचलर्स किया साइकोलॉजी में, या एमफिल क्या किया है? आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, लाइक आई कैन नॉट हियर यू. Graduation from psychology. ग्रेजुएशन इज फ्रॉम साइकोलॉजी. ओके, आई थिंक there's some network issue from her end. वो मीटिंग में भी नहीं है. यस Hello. वानी. यस. Yes, I'm also from psychology background. I done my graduation from psychology. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स जस्ट लीव दिस थिंग, हमारा हिस्ट्री कुछ नहीं है. बाद में अच्छा, ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है ना. लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस. थोड़ी सी हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी ग्राफोलॉजी को. जब हमें कोई ऐसे टेक्निक आती है, लोग उसके पीछे का लॉजिक पूछते हैं कि आप ये कर तो रहे हो, बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक चीज है या नहीं है. ठीक है, तो ग्राफोलॉजी के पीछे का लॉजिक क्या है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, ये डायग्राम देखो. देयर इज दिस डायग्राम. इसमें ये जो ऊपर माउंटेन दिख रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है. ये वो चीजें हैं जो हमें अभी प्रेजेंट में पता है और जो हम दिखा रहे हैं. आप मुझे वही परसीव करोगे जो मैं अभी अपने आप को दिखा रही हूं. ठीक है, पर आपको नहीं पता कि मेरे हिडन चीजें क्या हैं. ठीक है, आपको मेरा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस नहीं पता. आपको क्या पता है? सिर्फ जितना मैं दिखा रही हूं. तो अब ग्राफोलॉजी के थ्रू हम ये जो हिडन सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस चीजें हैं, उस पे फोकस करेंगे. So consciousness is what we are aware of at the given point of time. Pre-conscious or subconscious is that is just below the surface. ये इतना पार्ट हमारा सबकॉन्शियस आता है, राइट. ये हमारा वो पार्ट ऑफ मेमोरी है जो हमें याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है जब हम कुछ याद करना चाहें. जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके मदर का नाम क्या है या आपके पापा का फोन नंबर क्या है, वो चीजें आप रिकॉल करने में आपको याद आ जाएंगी. दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड देन कम्स योर अनकॉन्शियस माइंड, जिसपे हम टैग करेंगे. हम ग्राफोलॉजी के थ्रू सारे अनकॉन्शियस थॉट्स, मेमोरीज, डिजायर्स, फियर्स, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. So individual's handwriting is a clear representation of its subconscious and unconscious mind. इस चीज में कोई डाउट कि ग्राफोलॉजी कैसे काम करती है? और ये जो लेवल्स ऑफ माइंड है, दिस इज अ कंप्लीट थ्योरी, अ साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी. सिगमंड फ्रॉइड एक बंदा था, उसने दिया था ये थ्योरी. अगर और इस बारे में पढ़ना हो, यू कैन जस्ट रेफर दिस थिंग, गूगल. रिसर्च पेपर्स भी वैसे तो मिल जाएंगे आपको, बट इफ यू लाइक वांट टू टेक डीपर इनटू दिस, तो यू कैन डेफिनेटली रीड अबाउट इट. बट हाँ, इसके पीछे का फंडा सिर्फ इतना ही है समझने का कि हमारे दिमाग के 3 लेवल्स होते हैं. वी हैव 3 लेवल्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड इज हमारा करंट जो हम दिखाते हैं. सबकॉन्शियस इज वो चीजें जो सरफेस पे रहती हैं, और अनकॉन्शियस हिडन चीजें जो होती हैं, वो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से निकालते हैं. एंड ग्राफोलॉजी इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक. यहां तक कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ग्रेट. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, हाउ कुड माय राइटिंग स्पीक सो मच अबाउट माई सेल्फ, हाउ डू यू बिहेव,
the way you do, how do you have certain habits, what if you knew the person would be dishonest or would cheat on you, ये सारी चीजें हम ग्राफोलॉजी से देख सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ वी ऑल नो कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक फील्ड. ठीक है, हमारे इसमें एजुकेशन में. तो साइकोलॉजी में देयर इज दिस ट्रेट थ्योरी जिसको हमने ग्राफोलॉजी से कोरिलेट किया है. तो बेसिकली पर्सनालिटी की एक थ्योरी है, बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बताती है. तो उसके 5 फैक्टर्स हैं उस थ्योरी में: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म. सेम इसी तरह हमारी हैंडराइटिंग के 5 फैक्टर्स हैं. लेआउट, कि हमारा जो हैंडराइटिंग है वो एक पेपर पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है. अगर ये पेपर है तो हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड माय हैंडराइटिंग इज, या हाउ डिसऑर्गेनाइज्ड माय हैंडराइटिंग इज, दैट इज लेआउट. डायमेंशन, स्पेसिंग कितना है, कितना पेपर मैंने यूटिलाइज किया लिखने के लिए. प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है जब हम बहुत प्रेशर डाल के लिखते हैं तो अगले 2-3 पेजेस तक छप जाता है. आप कुछ लोगों के हैंडराइटिंग देखोगे जो अगले पेज पे भी पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लिखा है, और कुछ लोगों के अगले 10 पेज तक छप जाता है, कुछ के 2 पेजेस तक छपता है, कुछ के 5 पेज तक छपता है. ठीक है, तो वो जो मैम मेरा भी छपता यही है. हाल है। हम्म. मैं लिखती हूँ ना तो सेकंड पेज पे छप जाता है, ये मेरा भी यही हाल है। एग्जैक्टली exactly. तो वो हम प्रेशर में स्टडी करेंगे कि एक इंसान कितना प्रेशर दे रहा है, कितने पेज तक जा रहा है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है. नेक्स्ट, फॉर्म, मतलब हम कितना कर्व लिख रहे हैं, कितने लूप्स दे रहे हैं. कुछ लोग आप देखेंगे ऐसे लिखते हैं, एंगुलर, और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कर्व्स के साथ. ठीक है, तो दैट इज योर फॉर्म. नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हैंडराइटिंग जा रही है. सम पीपल विल बी राइटिंग इन द बैकवर्ड्स डायरेक्शन, कुछ ऐसे आगे की तरफ स्लांट में लिखेंगे, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे. ठीक है, सो दैट इज योर डायरेक्शन. तो जैसे हम ट्रेट थ्योरी में हमारी पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए 5 फैक्टर्स पढ़ते हैं, वैसे ही ग्राफोलॉजी में भी हम ये 5 फैक्टर्स से पूरी हैंडराइटिंग एनालाइज करते हैं. राइट? एनी डाउट स्टिल हियर? नो मैम। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी हैंडराइटिंग. हमारा अल्फाबेट के 3 जोन्स होते हैं. देखो, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मैं जोन समझा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज योर रूल्ड पेपर. ठीक है, ये हमारा एक पेपर है नोटबुक का. नाउ कंसिडर द अल्फाबेट. एक वर्ड ले लेते हैं, इंडिया. INDIA. और एक वर्ड ले लेते हैं, फ्रॉग. FROG. ठीक है. नाउ दिस, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन. ठीक है, ये जो जोन है एक अल्फाबेट का, बेसिकली हमने 3 लाइंस यूज करी हैं फ्रॉग वर्ड में. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3. ठीक है, 3 लाइंस यूज करी. ये जो ऊपर वाले जिन अल्फाबेट्स में हमारा अपर लाइन यूज होता है, इसको हम अपर जोन बोलते हैं. ये मेन जहां कंटेंट आता है, दैट इज योर मिडिल जोन. और ये जो लूप्स आती हैं, जित अगर वाई अल्फाबेट है, जी है, और कौन से अल्फाबेट्स में होता है, जे में होता है. ठीक है, ये जितने भी लोअर लूप्स वाले हैं, इसको हम लोअर जोन बोलते हैं. दैट इज योर थर्ड लाइन. ठीक है, ये 3 जोन समझ में आए?
यस हर मैम। अल्फाबेट का 3 जोन्स होंगे। अब जो ऐसे स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनका सिर्फ मिडिल जोन होता है, उनका ये अपर और ये लोअर जोन नहीं होता है। तो यहाँ पर वापस आते हैं। सो देर आर 3 जोन्स ऑफ आर अल्फाबेट्स। ठीक है, नाउ वी चेक द डोमिनेंट जोन ऑफ हैंडराइटिंग टू चेक कि इड, ईगो और सुपर ईगो में से क्या चीज डोमिनेंट है। अब पहले बात करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। ईगो बात करता है प्रेजेंट ओरिएंटेड पर्सन की, सुपर ईगो बात करता है एक मॉरलिस्टिक पर्सन की, और इड है जिद्दी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देयर इज दिस आइसक्रीम जो बच्चे को खानी है। ठीक है, अब उस बच्चे का इड, जिस बच्चे का इड स्ट्रांग होगा वो बच्चा जाएगा और आइसक्रीम उठाएगा और खा लेगा। मतलब जिद्दी है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, हेयर एंड नाउ की मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, मुझे करना है, आई डोंट गिव अ, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। वो इड है हमारा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ईगो। ईगो क्या बोलता है कि मुझे पहले खाना खाना है और उसके बाद मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। दिस इज उस बच्चे का ईगो कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं डांटेंगे अगर मैं अभी खाना खा के फिर आइसक्रीम खा लूंगा तो। और जो सुपर ईगो डोमिनेंट बच्चा होगा वो मॉरल प्रिंसिपल्स पे चलेगा, वो बिना पूछे आइसक्रीम नहीं खाएगा। उसके उसमें थॉट में ये चीज रहेगा कि अगर मैंने खा ली मुझे डांट पड़ेगी, मैंने खाई थी, या एक्स वाई जेड वॉट एवर, मॉरली वो बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा। ईगो प्रेजेंट एंड इड हिज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब आप जिसकी हैंडराइटिंग में ये देखोगे कि कौन सा जोन उसका डोमिनेंट है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लोअर जोन में लिखते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मिडिल जोन में लिखते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा अपर जोन में लिखते हैं। फॉर दैट मैटर मैंने आपको तभी बोला था कि हैंडराइटिंग सैम्पल्स थोड़े से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि जब हमारे पास रियल सैंपल्स होते हैं तो इट इज वेरी इजी टू सी थिंग्स, डिटरमाइन थिंग्स कि कैसे कैसे क्या क्या जा रहा है। हैव यू कलेक्टेड एनी ऑफ द सैंपल्स अभी तक? यस मैम। ग्रेट, उसका यस फोटो मैम। भेजो, शेयर द फोटोग्राफ्स, we'll start analyzing. देखो, अब मैं ऐसे लिखती हूँ, मैंने अपना पूरा नाम एक ही लाइन में लिखा। मेरा जो जोन है वो मिडल जोन बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, इसमें मेरा अपर और लोअर जोन बहुत ज्यादा डोमिनेंट दिख रहा है। Share the samples. We'll look into the samples and determine the upper and lower zones or the middle zone कि कौन सा जोन हमारा स्ट्रॉन्ग है। मैम हाउ टू शेयर योर? व्हाट्सएप पे भेजो, इधर नहीं शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। यस मैम। ठीक है। हम्म। अब इस हैंडराइटिंग सैंपल को देखते ही हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इनका जो मिडिल जोन है, मतलब ईगो वाला जोन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये जिसका भी सैंपल है, दे आर वेरी मच बेस्ड ऑन रियलिटी। सेम इज द केस विद दिस सेकंड दिस थिंग सैंपल, प्रगति का जो सैंपल है, ठीक है, वो भी सेम चीज है हमारा। इसमें इसमें इनफैक्ट हमारे दो डोमिनेंट जोन्स हैं, लोअर एंड योर दिस थिंग मिडिल जोन, ईगो और सुपर ईगो।
because you'll see दोनों का जो लेंथ है. Now see how to check the dominant zone. We check the length of each zone, vertical length of each zone, कि हम कितना लंबा वो जोन बना रहे हैं. आप इसके अगर लोअर लूप्स वाले लेटर्स देखोगे, दे आर क्वाइट लॉन्ग. एंड इफ यू सी द साइज ऑफ द अल्फाबेट्स, तो वो भी बहुत वो हैं, बड़े हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि इनका ईगो और सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग है. दिस पर्सन इज डोमिनेटेड बाय ईगो एंड सुपर ईगो. Is it the case with both the samples? Like, if you guys know the writers personally, तो आपको लगता है कि वो चीज है उनके साथ? जिनका ईगो स्ट्रांग होता है, दे आर सेंसिबल, you'll see a good healthy ego in them, and they are conscious. जिनका थर्ड जोन स्ट्रांग होता है, मटेरियल, फिजिकल, एरोटिक एंड सेक्सुअल, उनमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. हम्म. Are you like both able to relate to it? Yes, ma'am. Great. Okay. Let's move ahead. So the next slide says that handwriting is about brain writing. Your handwriting will be a clear reflection of your subconscious mind. Formation of every alphabet has a psychological effect on your personality. And every time you practice a changed alphabet, you are actually altering your thoughts by asking your brain to think differently. हम जब ग्राफोलॉजी करेंगे, हम एक करेक्ट सीक्वेंस भी सीखेंगे. तो जब हमारे क्लाइंट में हम देख रहे हैं कि ये XYZ पर्सनालिटी ट्रेट सही नहीं है और वो इन अल्फाबेट से आ रहे हैं, तो हम उनमें रेक्टिफिकेशन करवाते हैं. एंड व्हेन यू रेक्टिफाई दोज थिंग्स, you will actually see a change in the person just by the change in their handwriting. Now, there are three philosophies of graphology. पहली philosophy कहती है कि it is a blend of art and science. दूसरी कहती है an individual is not bad but its thought process is wrong. और तीसरी कहती है every person deserves to be happy and successful in life. तो हमारी ग्राफोलॉजी इन्हीं तीन philosophies पर based है. Now, there are two approaches in graphology: straight stroke approach, which emphasizes on individual signs, and gestalt approach, which emphasizes on handwriting as a whole. We will be doing both the approaches. हम signature analysis भी करेंगे और हम handwriting को as a whole भी पढ़ेंगे. This is nothing, this is just a bit of theory. ठीक है? Now, how to use graphology in everyday life? इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिविजुअल. कॉर्पोरेट सेटअप में बहुत यूज होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यूज आता है, क्रिमिनोलॉजी में आपका बहुत ज्यादा यूज होता है. व्हेन यू आर वर्किंग विद जुवेनाइल्स, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जेल सेटअप, वहां पर यूज होता है. व्हाइल सिलेक्टिंग अ पार्टनर, यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ट्रेट्स through handwriting, identifying psychosomatic diseases and recruitment. So all these are the fields where you can work if you are aware of graphology. Okay. Now, how to get an ideal sample? हम दोनों लेते हैं, unruled भी, ruled भी. ठीक है, but initially when you are practicing, it is preferred to take unruled paper. Ruled paper पे क्या होता है? We have this set thing कि हमें उसके अंदर अंदर लिखना है. बट अनरूल्ड पेपर पे हमें एक फ्री स्पेस मिलता है लिखने के लिए. वो ज्यादा बेटर चीजें रिफ्लेक्ट कर पाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्राफोलॉजी का जब हम सैंपल लेंगे, तो हम एक अनरूल्ड पेपर पर लेंगे.
write on any topic of your choice. When you tell the person to give the sample, you just tell them कि अपने choice के किसी भी topic पे आपको मुझे थोड़ा सा लिख के देना है. So write up to 1 or 1.5 पेज. उसी पेज पे दे कैन राइट इंडिया 3 बारी. आपने सिर्फ इतना बोलना है कि इंडिया लिखना है. ठीक है, कैपिटल स्मॉल बड़ा छोटा इस साइड में ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, कुछ स्पेसिफाई नहीं करना. ठीक है. एंड टेल देम टू साइन, अपने सिग्नेचर्स करने के लिए 3 बारी. ठीक है. So this is how you take an ideal sample. You need to tell the writer to sit in a comfortable position and in a calm, composite mind while giving the sample. इस चीज में कोई डाउट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप while एनालाइजिंग थिंग्स. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन फैक्ट जो हमें आगे फर्दर गाइड करेगा. इस चीज में कोई डाउट कि सैंपल कैसे लेते हैं? मैम उनको अपने सामने बिठा के कि जस्ट वो अपने घर से या कभी हम्म. भी ऐसे लिखते हैं? कहीं से भी दे सकते हैं अपने घर से. आपको सिर्फ उनको ये ऐसे बताना है कि आपको ऐसे ऐसे सैंपल देना है. अगर हम अपने सामने बिठा के लिखवाएंगे वो कॉन्शियस हो जाएंगे. उसमें तो फिर वो ऐसे सुंदर सा लिखेंगे, या कुछ लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, और उनका वो फिर रियल पर्सनालिटी बाहर नहीं आएगा. तो हमें उनको बोलना है जब भी आप ऐसे बिल्कुल शांत मन से बैठे हो तो अपने चॉइस का एक टॉपिक उठा के एक प्लेन पेपर पे, अनरूल्ड पेपर पे उसके बारे में थोड़ा सा लिख के मुझे भेज देना, और इंडिया लिख देना 3 बारी और 3 बार साइन कर देना. दैट इज इट. मैम साइन भी 3 टाइम्स? हाँ, सिग्नेचर्स चाहिए होंगे क्योंकि हम पूरा सिग्नेचर एनालिसिस भी पढ़ेंगे. बट 1 टाइम ही ना सिग्नेचर कि 3 टाइम्स? 3 टाइम्स इसीलिए कहते हैं कि कई बार एक तो हम पहला सिग्नेचर करते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और फिर जब हम फ्लो में 1 या 2 सिग्नेचर करते हैं तो हमें एक वो मिल जाती है रेगुलरिटी कि हाँ ये मेरा मेरा सही सिग्नेचर है. जैसे बहुत टाइम बाद जब मैं साइन करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सिग्नेचर. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 बार ही साइन करना है. आप उनको बोल सकते हो कि 2 बार साइन कर दो. ठीक है. और मैम बच्चों का भी लाइक स्कूल कौन चाइल्ड भी हम उनका एनालाइज कर सकते हैं ना? हाँ, कि अडल्ट का ही होता है? बच्चों का आप हैंडराइटिंग एनालाइज कर सकते हो. और बच्चों का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप बच्चों को ये बता सकते हो कि एक सही तरीका क्या है सिग्नेचर्स करने का. ठीक है. बच्चों पे आप हैंडराइटिंग बिल्कुल। एनालिसिस कर सकते हैं. ओके. What else do we have? We have principles. Okay, let's come to next slide. What graphology can and can't tell. ग्राफोलॉजी हमें क्या क्या बताएगा? वेरियस एरियाज इन ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट इज वेदर द पर्सन इज हैप्पी और डिप्रेस्ड. सोशल वर्क बताएगा, स्टडीज ऑफ अल्कोहलिक्स एंड जेल पीपल. ठीक है. मेडिसिन एंड डिजीजेस के बारे में बताएगा, एजुकेशन के बारे में बताएगा, हमारे पर्सनल यूजेस में काम आ जाएगा जैसे मैरिज या कंपैटिबिलिटी के लिए. क्राइम सॉल्विंग में काम आता है. एंड योर एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग में, जब हम किसी को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो दे हैव दीज पीपल हु आर ग्राफोलॉजिस्ट्स. वो आपको अगर कुछ ऐसे लिखने के लिए देंगे ना कि इस टॉपिक पे लिख के हमें दो, आपको पता भी नहीं होगा बट वो आपकी हैंडराइटिंग एनालाइज कर रहे होंगे. दे टेल यू टू साइन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज और जस्ट राइट समथिंग अबाउट एनी रैंडम टॉपिक दे गिव यू, वो हैंडराइटिंग एनालाइज करने के लिए देते हैं. देन व्हाट ग्राफोलॉजी कांट टेल. ग्राफोलॉजी से हम ये नहीं बता सकते कि किस रेस का है, रिलीजन का है, जेंडर का है, उस बंदे का फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या होगा, या वो लेफ्ट या राइट हैंडेड है. ये सारी चीजें हम ग्राफोलॉजी से नहीं बताते हैं. फॉर दैट मैटर ये हम किसी भी साइंस से नहीं बताते हैं.
ठीक है। ओके, now there are certain points for children यहाँ पर। जब हम हैंड राइटिंग में फ्लरिशेस देखेंगे, फ्लरिशेस क्या होते हैं? ये दिस एंड दिस थिंग, जो डिजाइन्स वाली हैंड राइटिंग होती है ना, दीज आर कॉल्ड फ्लरिशेस। ये क्या दिखाते हैं? शोई नेचर दिखाएगा, एंड on a good form of level they also show artistic sense of that person. So that person has got a very nice taste, or a very nice interest in art. They might be very artistic. दूसरा, diacritics in handwriting are the stress marks. Now what are diacritics? ये मैंने अपना नाम लिखा, और ये जो y के ऊपर मैंने ये लाइन डाली, दिस इज अ डायक्रिटिक. If you're seeing anyone using these diacritics, ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं स्ट्रेस. नेक्स्ट, जब हम लिखते हैं तो हमारा हैंडराइटिंग का एक स्लांट होता है. अब नॉर्मली ये स्लांट कितना होगा? 45 डिग्री. बट जब ये स्लांट 45 डिग्री स्लांट क्या होता है? दिस. ये हमारा 90 डिग्री है. दिस इज 90 डिग्री, and this is 45 degrees. But if I'm writing like this, what is the slant? More than 45 degree, right? I'll be giving you a curve. ग्राफोलॉजी में एक कर्व आता है, उससे यू कैन एक्चुअली चेक कि कितने डिग्रीज पे हैंड राइटिंग जाएगी. अगर वो स्लांट आपका एक्सेसिवली टुवर्ड्स राइट है, दैट इज मोर देन 45 डिग्री, तो ये एडीडी या डिसलेक्सिया का साइन होता है. Next, letters of various size of different zones intermingling with each other gives a sign of ADHD and ADD. ADHD किस में आएगा आपका? ये. What is this? मेरे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, और ये मैंने ऐसे लिखे हैं, इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर विद वेरियस साइजेस, और ये हमें दिखाता है that the child has ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. तो जब हम हैंडराइटिंग में इस चीजें एनालाइज करते हैं, इट इज अ साइन ऑफ सम साइकोलॉजिकल इशू. Okay, let's do one small topic, which is money bags in graphology, and then we'll continue with the class tomorrow. Now, money bags क्या होते हैं? See, किसी की भी हैंडराइटिंग में अगर हमें ये देखना है कि वो इंसान के पास सेविंग्स हैं या नहीं है, पैसे बचाते हैं या खर्चीले लोग हैं, तो हमें मनी बैग्स देखने होते हैं. ये जो लूप है ना, ये दीज आर कॉल्ड मनी बैग्स. जब ये क्लोज्ड होंगे, ये ओपन है एंड दिस वन इज क्लोज्ड. So when you see that these bags are closed, that is the indication that the person saves. और जब ये ओपन होते हैं, that is the indication when the person is a spender. So lower loops of J, Y, Z are known as money bags.
if lower loop of y is large and wide, person tries to save money and has an ample amount of bank balance. A broken loop indicates that the person can't save money. Save money, and in this case the person can't save money. अगर ये open है तो the person can't save money. And this is wide and closed loops will suggest the person has this tendency of saving money. ठीक है? Any doubts till here? मैम अगर नहीं किसी मैम। पर्सन की राइटिंग में वाई ऐसे ही बन रहा है और जो जी या ऐसे है वो आधा बन रहा है मैम, मतलब पूरा क्लोज नहीं है, तो मैम उसको फिर क्या कहेंगे? हाँ देखो, हम मेजरली y को लेते हैं. अगर ओके। y के बैग्स हैं तो उस केस में हम्म। हम ये वाला कंसिडर करेंगे. ओके। ठीक है? Okay. So let's stop here. We will be meeting on Monday now. हमारा मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास रहेगा, टाइम यही रहेगा. ऑल्सो जस्ट लेट मी नो इफ यू आर ओके विद हैविंग दीज क्लासेस डेली, एज इन मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 हाँ days a मैम, week. कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा ना? सैटरडे संडे विल कीप ऑफ, ये मैम कोई इश्यू नहीं है. यस. चलेगा मैम। ठीक है. वानी, इज इट फाइन ओके विद यू? मैम मंडे ठीक है। ओके मैम 9 o'clock ना। हाँ, 9 o'clock कोई दिक्कत नहीं है. अभी हाँ एटलीस्ट ये लाइक अपकमिंग हफ्ता जो होगा उसमें हम 3 ही क्लासेस रखेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लाइक बीच बीच में रेगुलर हो जाएंगे. ठीक है? और जब आप लोग अवेलेबल नहीं होगे ग्रुप में बता देना, उस दिन हम क्लास नहीं रखेंगे ताकि आप लोगों का मिस ना हो. ठीक है? ओके मैम। ग्रेट. चलो, सी यू ऑन मंडे. ओके मैम, मजा आया ओके. मैम पढ़ के। ठीक है, मजा आएगा. अभी आज तो बहुत ऐसे बोरिंग क्लास थी, थ्योरी थ्योरी था, बट यू लव द अपकमिंग क्लासेस जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे. मैम पीडीएफ आप शेयर करोगे ना? हाँ जी. पीडीएफ हाँ, और डायरेक्टली वीडियो शेयर करोगी? मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे. ठीक है, चलो. ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ पार्ट 1 का ही है. बाकी का लाइक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आई कीप शेयरिंग. ठीक है? यस ग्रेट. ओके चलो. मैम, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय. मैम।